Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the fifth chapter of civics, that is the judiciary. In this chapter we will discuss about the introduction, that is what is the meaning of judiciary, role of judiciary, independent judiciary, structures of the court in India and the different branches of legal system. तो जुडिशरी चैप्टर्स में हम लोग ये पूरा टॉपिक करेंगे. तो फर्स्ट वी बिफोर वी गोइंग टू दिस फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशरी. नाउ जुडिशरी से पहले हम लोग मालूम है कि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. देयर आर थ्री ऑर्गन्स. यहाँ पर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. तो लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेटिव होता है टू द पर्सन हु मेक अ लॉ, जो लॉ बनाता है. एग्जीक्यूटिव मीन्स हु एग्जीक्यूट द लॉ and the third organ is the judiciary. तो judiciary क्या आता है? judiciary होता है जो the judiciary is the that person who punish the person for the violation of the law. तो judiciary हम लोग को क्या होता है? जो लॉ को वायलेट करता है उसको पनिश करता है या डिस्प्यूट को सेटल करता है, तो उसको हम जुडिशरी बोलते हैं. तो ये जुडिशरी हम लोग को क्यों है? जो लॉ बना रहे हैं, तो लॉ अप्लाई हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग को जुडिशरी का क्या. तो ये हम लोग जो कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स फॉर्म हुए हैं इंडिया में, क्यों हुआ है? क्यों ये हो रहा है? जरूरी है जुडिशरी सिस्टम. ऐसा क्यों बोला गया मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? क्यों? हम लोग जो लॉ बना रहे हैं, लॉ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, तो उसको क्या देखना है कि वो लॉ को परफेक्टली इक्वली एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर उस लॉ को वॉल्यूट दे रहा है तो दे हैव टू बी पनिश. मतलब किसी भी काम करो, अगर लॉ को बियॉन्ड द वॉल्यूट करना, अगर लॉ को वॉल्यूट कर रहे हो तो उसको पनिश देना जरूरी है. अगर हम लोग पनिश नहीं करेंगे तो सभी लोग लॉ को वॉल्यूट करेंगे, मतलब कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, इसलिए हम लोग को जुडिशरी सिस्टम होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर हम लोग को लॉ इक्वली फॉलो करना है, अगर क्राइम नहीं लाना, तो ये जुडिशरी सिस्टम ही है जो हम लोग को एक सूत्र में बांधा है. नहीं तो सभी लोग लॉ को वॉल्यूट करें, जब उसको कोई पनिश ही नहीं मिलेगा तो वो सोचता कि नहीं हम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हैं. तो वो चीज होता है जुडिशरी सिस्टम जो हम लोग को लॉ को वॉल्यूट करने के लिए पनिश करता है. तो ये चीज होता है जुडिशरी. ठीक है, तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ द कोर्ट दैट इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉ इन ए लीगल केसेस. मतलब जुडिशरी क्या बोला? इट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ ए कोर्ट. मतलब ये जो भी फैसला होता है जुडिशरी कहाँ पर लिया जाता है? कोर्ट में. सिस्टम ऑफ अ कोर्ट दैट इंटरप्रेट एंड अप्लाइज लॉ इन ए लीगल केसेस. मतलब जो भी लॉ लगाए, अप्लाइज लॉ लगाता है, लीगल होता है, सब लीगली होता है, कोई भी इनलीगल वे नहीं होगा. मतलब जो भी फैसला होता है जो कोर्ट जजेस लेते हैं उसको लीगली लेना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं जुडिशरी. ठीक है, दैट इंटरप्रेट एंड अप्लाइज द लॉ इन ए लीगल केसेस. क्लियर? To enforce the rules of law that consists of mechanism of court that a citizen can approach when a law is violated. मतलब यहाँ क्या मतलब? To enforce the rule of law. To enforce the rule of law मतलब जो लॉ हमने बनाया है उसको इन्फोर्सली बोला गया, आपको फॉलो कर रहे हो. क्यों? अगर फॉलो कर रहे हो तो उसको लॉ को वॉलेट नहीं करना है. To enforce the rule of law that consists the mechanism of court that a citizen can approach when a law is violated. मतलब मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट मतलब यहाँ क्या? यहाँ पर कोर्ट बोला गया, मैकेनिज्म बताया कि अगर कोई भी पर्सन लॉ को वॉल्यूट कर रहा है उसको कोर्ट में जाके उसको लीगली प्रूव करना है कि वो जो भी वर्क किया वो लीगल है कि इलीगल है. ठीक है, कैन अप्रोच व्हेन द लॉ और इज वॉलेट. इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. नाउ कैसे जुडिशरी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी हमने बताया इट इज द व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज द रूल्स फॉलो गिवन बाय द, इट इज अ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज फॉर्म बाय द फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. मतलब जो गवर्नमेंट बनाए जो पीपल द्वारा, लेकिन उसको लॉ को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि लॉ नहीं फॉलो करेंगे तो वो लॉ जुडिशरी है हमारा जो उस डेमोक्रेसी का पालन कर रहा है. लेकिन अगर हमारा ये एक पिलर की तरह काम कर रहा है जुडिशरी, कि डेमोक्रेसी को स्टैंड कर सक रहा है. अगर जुडिशरी सिस्टम नहीं होता तो जो डेमोक्रेसी में जो भी हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म किया तो एक सिस्टम बेस्ड नहीं हो सकता था. तो ये हमारा जुडिशरी है जो सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल, गवर्नमेंट एंड ऑल द इलीगल वेज.
जो भी इलीगल को डिस्प्यूट को सेटल कर रहा है, किसी भी लॉ के अगर खिलाफ अगर वो लॉ वायलेट कर रहा है तो ये जुडिशरी ऑर्गन है जो है हमारा डिस्प्यूट को सेटल कर रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी कम व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। क्या रोल है जुडिशरी का एज ए इंडियंस में, मतलब यहाँ पर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा जुडिशरी का क्या रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? फर्स्ट इट डिस्प्यूट द रिसोल्यूशन। डिस्प्यूट द रिसोल्यूशन मीन्स जो भी डिस्प्यूट होता है किसी के भी बीच में वो रिसोल्यूशन करता है, दैट ओनली द जुडिशरी। जुडिशरी करता है। ये बताओ जुडिशरी तो एज ए ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ये जुडिशरी जो रिसोल्यूशन करता कहाँ करता है? तो ये डिफरेंट टाइप के जो कोर्ट्स हम लोग फॉर्म हुआ है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, तो ये सब जगह जो भी डिस्प्यूट होता है वहां पर वो सेटल होता है। तो ये जुडिशरी का फर्स्ट फंक्शन है जो डिस्प्यूट को रिसोल्यूशन करता है। क्लियर? So the judiciary system provides a mechanism for the resolving the disputes between the citizen and the government, between the two state government and between the central and the state government. मतलब डिस्प्यूट तो किसी के बीच में हो सकता है, किसी के भी संग लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो जो भी अगर इलीगल वे से अगर कहीं भी कुछ हो रहा है तो ये हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वही वो डिस्प्यूट को सेटल करता है इन द कोर्ट। तो किसमें मैकेनिज्म ऑफ रिसॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन, मतलब दो आदमी के बीच में भी लड़ाई हो सकते हैं, बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। बिटवीन द सिटीजन द गवर्नमेंट मीन सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है। कभी कला ऐसा कि कभी अब लोग गवर्नमेंट और सिटीजन क्यों नहीं लड़े, क्यों कभी कल ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा लैंड जो होता है इलीगल वे से गवर्नमेंट आप लोग का लैंड ले लेता है, उसके लिए भी डिस्प्यूट होता है, या कुछ ऐसा पॉलिसी होता है जो गवर्नमेंट लगा देता है तो सिटीजन पीपल और सिटीजन को नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए भी डिस्प्यूट हो सकता है, केस लग सकता है कि नहीं जो आपने जो लॉ फॉलो किया वो डिस्प्यूट में करना है। ठीक है, तो ये चीज होता है सिटीजन डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन द टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई भी दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। सपोज राजस्थान से यूपी से या बंगाल से या यूपी से गवर्नमेंट से तो डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये भी सिस्टम जो भी होता है, जो भी डिस्प्यूट है कहाँ पर जाके रिसॉल्व होगा, ये सब सुप्रीम कोर्ट या में जाके ये सब रिसॉल्व होता है। यार जुडिशरी सिस्टम में ये फंक्शन हमारा डिस्प्यूटर और बिटवीन द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, तो कभी का डिस्प्यूट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। ठीक है, तो जुडिशरी प्ले द फर्स्ट फंक्शन टू dispute the resolution between the different citizens, between the citizen and government, state government between the central and the state government. Clear? The next function is the judicial review. Judicial review क्या है? किस तरह से judicial review को मतलब देखते हैं, मतलब जो लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसको रिव्यू मतलब फिर से देखें क्या वो जो लॉ हमने अप्लाई किया है क्या वो लॉ हमारे अगर इलीगल है, अगर नहीं इलीगल है तो उसको फिर से चेंज भी कर सकता है। तो जुडिशियरी के पास ये ऐसा पावर है, सपोज जो लॉ पहले से बन के रखा गया उसको अगर वो अभी देखा कि इन फ्यूचर्स में वो हमारे लिए वॉयलेट हो रहा है तो वो लॉ को वो चेंज करके एक न्यू लॉ फॉलो करता है। तो ये पावर सिर्फ जुडिशियरी सिस्टम के पास ही है, तो वो लॉ को भी चेंज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, मतलब रिव्यू मतलब चेंज ला सकता है। ठीक है, जुडिशियरी as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down the particular passed by the parliament if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution. मतलब क्या बोला गया? as a final interpreter, मतलब final decision हमारा judiciary system का है कि the judiciary also has the power to strike down the particular passed by the, मतलब पार्लियामेंट द्वारा कोई भी अगर एक्ट पास किया गया, अगर जुडिशरी सिस्टम को लगता है कि ये सिस्टम जो आपने लॉ एक्ट पास किया है ये वॉयलेशन है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लॉ को वॉयलेट करा, तो वो उसको चेंज कर सकता है। दिस इज द ओनली पावर इट हैज बीन गिवन टू द जुडिशरी सिस्टम टू चेंज द लॉ इफ इट क्रिएट्स अ वॉयलेशन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ आया? मतलब जुडिशरी के पास ही वो पावर है कि वो अगर पार्लियामेंट द्वारा कोई भी एक्ट पास किया गया है, अगर वो लगता है कि हाँ वो लॉ वॉयलेट है, हमारे सिटीजन पीपल और सिटीजन को वो काम नहीं कर रहा है, तो वो हम लोग को कर सकता है कि नहीं ये चीज हम लॉ को चेंज कर सकते हैं। तो ये पावर सिस्टम सिर्फ ओनली इन द हैंड ऑफ द जुडिशरी सिस्टम। क्लियर? सो द थर्ड रोल प्ले बाय द जुडिशरी इज that is upholding the law and enforcing the fundamental rights.
अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द रोल ऑफ फंडामेंटल, मीन्स हियर जुडिशरी का थर्ड रोल क्या था कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकते। अपहोल्डिंग द लॉ मतलब लॉ को ये करते हैं। तो एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट टू वॉलेट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स के बियॉन्ड अगर लॉ वॉलेट हो रहा है तो आप एज ए कोर्ट में अपना केस डिस्प्यूट कर सकते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स को हमको ये बेनिफिट नहीं मिला, देन यू कैन मेक अ केस इन द कोर्ट। तो आप अगर फंडामेंटल राइट से बियॉन्ड अगर आपको कोई ऐसा चीज नहीं हो रहा तो उसके लिए भी आप एज अ फोर्स कर सकते हैं कि एज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स वी हैव टू गिवन दैट। ठीक है, तो क्या है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट if they believe that their fundamental rights have been violated। मतलब कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कोई इंडिया का कोई भी नागरिक किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉलेट हो रहा है, मतलब इलीगल हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है, तो ये कोई भी सिटीजन नागरिक एज अ क्लेम कर सकता है, एज अ केस मतलब सुप्रीम कोर्ट में एज अ जस्टिस पाने के लिए क्लेम कर सकता है कि द फंडामेंटल राइट इज वॉलेटेड अगेंस्ट। तो इसके लिए एक क्लास 7 पे एग्जाम्पल भी दिया था कि आपने देखा था कि एक ट्रेन एक्सीडेंट में कोई आदमी गिर के ये हो गया था जिसकी वजह से बहुत से हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया, जिसकी वजह से उसका बहुत ही बैड इन्फेक्शन मतलब बहुत कंडीशन हो गया था जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी थी। मतलब ट्रेन से गिरने के बाद एक एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं कर रहा था, तो उसके बाद उसने क्या किया, बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस के बाद उसको बहुत इफेक्ट हुआ, तब वो उसके फैमिली ने उसको केस किया था कि आज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट, हम लोग का ऐसा है राइट टू लाइफ फंडामेंटल, तो उसने अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट से उन्होंने एक फाइल को ये किया था कि अकॉर्डिंग टू द राइट टू लाइफ देयर इज अ वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो उन्होंने इसके लिए क्लेम किया था, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सा ये भी किया था कि एज अ दैट पर्सन दे हैव टू बी कंपनसेट, मतलब उसके बाद उसको न्याय भी मिला था कि हाँ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ उसने ये हम नहीं हुआ था, उस आदमी को मिला था, तो उसको उसके लिए बहुत कंपेंसेशन भी दिया था गवर्नमेंट ने, और फंडामेंटल राइट्स का एक्ट राइट टू लाइफ का वो जो एक्ट था उसके लिए उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी है, ऐसा कभी भी केस होता है तो ईच एंड एवरी हॉस्पिटल हैव टू एडमिट द पर्सन, मतलब ऐसा उस समय भी है कि हर आदमी को राइट टू लाइफ जीने का हक है। तो अगर इस टाइप का अगर केसेस हो तो कोई भी सिटीजन उसको केस अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कर सकता है, तो उसके लिए उसको पैसा कंपेंसेट मिला था कि अगर उसको वो जो भी हुआ था उसके कंडीशन था तो वो हुआ था। तो ये चीज बोला गया है कि जुडिशरी सिस्टम क्या था, अगर कोई फंडामेंटल राइट से वॉलेट हो रहा है तो वो उसके लिए हर सिटीजन का उसका वॉलेट हो रहा है तो उसके लिए वो खड़ा है, अपहोल्डिंग मतलब खड़े, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये जुडिशरी का थर्ड रोल है जो बताया जा रहा है कि जुडिशरी सिस्टम ऐसा है जहाँ पर हर कोई भी डिस्प्यूट हो, चाहे सिटीजन है या गवर्नमेंट है या कोई लॉ वॉलेट हो रहा है, तो ये ओनली द जुडिशरी सिस्टम हैज टू सेटल दैट डिस्प्यूट, कोई और अगर नहीं कर सकता। ये जुडिशरी सिस्टम है जहाँ पर सभी को इक्वली फॉलो किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा है तो बहुत अमीन रिच पर्सन है एंड द पुअर पर्सन विल गेट नो जस्टिस, ऐसा नहीं। जुडिशरी सिस्टम में ईच एंड एवरी पर्सन हैज बीन इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, इसलिए इसको सबसे बड़ा लॉ कहा गया है कि सबसे बड़ा और सबसे मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहा गया है कि इसमें हम लोग का मतलब सब पर्सन को इक्वल, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, लेकिन लॉ को सबसे ऊंचा माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होता, जस्टिस होता है और सबको इक्वली फॉलो किया जाता है, आपको पैसा हो या आप चाहे रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो। क्लियर? तो ये हमारा जुडिशरी सिस्टम का फंक्शन या रोल क्या था regarding the citizens of India. Now we will discuss about the independent judiciary. Now independent judiciary system क्या है? Independent judiciary का मतलब क्या है? The judiciary system has independent to give the decisions regarding the violation of law. मतलब यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम किसी के दबाव में नहीं रहा, किसी मिनिस्ट्री ना किसी गवर्नमेंट कोई एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेचर और किसी का इंटरफेरेंस, जो भी डिसीजन रहेगा इनका खुद का डिसीजन अपना रहेगा, ये किसी के भी फाउंडेशन नहीं रहेगा कि कोई पॉलिटिशियंस को दबाव करे कि हम
आप जो भी जस्टिस ले मेरे इन फेवर्स में लेना है। तो पहले था ऐसा कुछ है कि पॉलिटिशियंस के पास कुछ पावर्स है तो सॉरी एट द जजिंग समय आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए कहा गया है कि जुडिशरी सिस्टम वाज नॉट in under the foundation of any politicians or government. Not the legislature or executive interferes in the work of the judiciary. ठीक है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या है कि जो इंडिपेंडेंटली जज करते हैं, वो खुद से जो भी डिसीजन होगा फाइनल डिसीजन जुडिशरी सिस्टम का होगा। क्लियर? तो क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power. मतलब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी दिखा रहा है कि किसी भी सिटीजन के साथ मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा, भले वो चाहे रिच हो या ग्रेट पॉलिटिशियंस हो, कि अगर वो चाहे तो जज को चेंज करके हम अपना डिसीजन बदले, ऐसा नहीं। यहाँ पर बोला गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर्स दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर्स बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। मतलब लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है और जो एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो उसमें आपका पावर यूज हो रहा है। यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा इंडिपेंडेंटली जज करेगा जुडिशरी सिस्टम। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट मीन्स यहाँ बोला जा रहा है कि ये फंडामेंटल राइट प्ले करने एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। अगर कोई भी सिटीजन कोर्ट में जाके क्लेम कर रहा है कि आज फंडामेंटल लॉ का वॉलेट्स हो रहा है, लॉ वॉलेट्स हो रहा है, तो ये क्लेम कर सकता है कि हमको एज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी वी हैव टू गेट अ जस्टिस। ठीक है। इफ दे बिलीव दैट द राइट्स हैव बीन वॉलेटेड द कोर्ट इज नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट एज ऑन बिहाफ। मतलब यहाँ पर कोर्ट अंडर द गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और उनके गवर्नमेंट के एक्ट के बिहाफ भी नहीं खड़े हैं। उनका अपना एक ऑर्गन है, वो अपना एक सिस्टम है। जो भी डिसीजन है, जो भी एज अ पर्टिकुलर दोनों पार्टीज के खिलाफ जो भी जो सबूत है उसके बेस पर वो जजेस करेगा। तो जजेस द कोर्ट इज नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट एज ऑन बिहाफ। द कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहता और जो भी जजेस करेगा वो अपने खुद से करेगा, वो किसी के बिहाफ नहीं करेगा, किसी के फेवर में नहीं करेगा। उनको जो डिसीजन लेगा जज के रोल से बोला जाता है कि जज का जो डिसीजन फाइनल डिसीजन रहेगा वो खुद का रहेगा बाय सीइंग द बोथ द केसेस। दोनों केस को देख के बाद ही वो फाइनल डिसीजन जो रहेगा वो जज का रहेगा। ठीक है। द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में कोई वर्क नहीं है। जो वर्क है जुडिशरी का अपना वर्क है। कोई भी पॉलिटिशियन चाहे कि हम अब जज को चेंज करके अपना डिसीजन चेंज करें, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लॉ वॉलेट करें देन विल बी पनिश बाय द जज। मतलब आपको पनिश मिलेगा। अगर आप लॉ को वॉलेट करें देन यू विल गेट द पनिश। ठीक है। तो ये होता है जुडिशरी सिस्टम जो हमारे लॉ को वॉलेट करने को पनिश करता है। और कोई भी सिस्टम को अगर आप लोग उस अकॉर्डिंग टू द लॉ कोई फंडामेंटल लॉ करें वो आपको पनिश करेगा। वो लॉ जुडिशरी सिस्टम का, और वो किसी के दबाव में आके वर्क नहीं करता। उनका खुद का इंडिपेंडेंटली ही कैन जज गिव द डिसीजन। मतलब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि वो फ्री है, फ्रीली ही कैन, इनके पास कोई दबाव नहीं, कोई फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये अपना जजमेंट खुद करते हैं, अपने डिसीजन पे करते हैं। दैट इज नोन एज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। And the judge has to is free to give his own decisions regarding the any cases if the law is violated. Clear? So students, come to the next topic. Our next topic is the structure of court in India. How the structure of court in India? Court India में हमारे court का structure कैसा है? So generally there are 3 levels of court in India. मतलब हमारे इंडिया में 3 types of level courts है. That is the lower level court, that is we call as a subordinate or district court. Then it will come as a state court, that is the high court, and the last is the supreme court. It is also called as a apex court. So in the Indian system there are 3 systems of court, that is the lower court, high court and the subordinate supreme court. तो ये 3 टाइप कोर्ट है जो हमारे पूरे इंडियंस में है। तो अकॉर्डिंग टू ये सबसे लोअर लेवल कोर्ट कहा जाता है। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सबऑर्डिनेट कोर्ट और लोअर कोर्ट। ठीक है।
First we will discuss about this. So what is the subordinate और district court? तो subordinate और district court को हम लोग as a lower level court भी कहते हैं, जहाँ पर most of the cases were comes under the lower level, जो तहसील के अंदर मतलब इस district के अंदर में ये courts रहते हैं, ठीक है। तो subordinate court क्या है? This is the lower level of court. Most of the people interact with this case. These courts hear many kinds of cases. They are presided over by the district judges. ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में रहते हैं और यहाँ पर बहुत से टाइप्स ऑफ केसेस आते हैं, मतलब जो लोकल केसेस भी, क्रिमिनल कोर्ट, जो भी केस था, मतलब लोकल एरियाज के जो केसेस होते हैं वो सब हमारे सबऑर्डिनेट केस में से आते हैं, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तहसील के अंदर में वो कोर्ट रहते हैं। मतलब एज ए लोकल एरियाज के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हर कोर्ट जज के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो ऐसा नहीं है। इसको भी लिए डिवाइड किया गया कि जो छोटा मोटा जो केस होता है, स्मॉल केसेस होता है, वो तहसील के अंदर में अगर रिसॉल्व हो सकता है तो उसको उसमें रिसॉल्व कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट केस कॉल्ड आल्सो फॉर द लोअर लेवल एंड लोअर लेवल, एज इट इज अ लोअर लेवल। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस लोअर लेवल में आता है। जो भी छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेट केस में जज कोर्ट में रिसॉल्व होता है। Then we will come out the high court. Now each state has a high court. मतलब हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। ये क्या होता है? हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। मतलब हर स्टेट का जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं उतने कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हर इंडिया स्टेट के एक कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट स्टैब्लिश्ड इन द स्टेट। मतलब स्टेट में इसके वो हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। Clear? Now, currently there are 25 high courts. अभी बोला गया यहाँ पर currently there are 25 high courts. क्यों बोला गया? As a state तो 29 हो रहा है, 28 है, तो 29 है, तो क्यों 25 courts? So most of the states have a common high court. जैसे पंजाब और चंडीगढ़ अपना एक कॉमन कोर्ट है, उनका एक ही हाई कोर्ट है। कुछ नॉर्थन स्टेट है जो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन लोग का ये 4 स्टेट का एक हाई कोर्ट है। इसकी वजह से हमारा स्टेट में 25 हाई कोर्ट है। क्लियर? फर्स्ट हाई कोर्ट वाज established in 1862 in 3 states, कैलकाटा, मुंबई एंड दिल्ली। सबसे पहले हमारा हाई कोर्ट कौन से स्टेट में हुआ था? कैलकाटा, मुंबई एंड चेन्नई में इन 1862। क्लियर? तो ये हमारा हाई कोर्ट है जो हमारे इस स्टेट में हाई कोर्ट है, जो स्टेट लेवल्स में जो मैटर्स इश्यूज होते हैं जो उसको हमारे हाई कोर्ट में होते हैं। तो अगर सपोज सबऑर्डिनेट केस में जो केस नहीं हो रहा है तो वो हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं कि ये हमारे बियॉन्ड द लेवल है, देन वी कैन ये और स्टेट हाई कोर्ट में हमारा जो हर स्टेट में होता है। नाउ नेक्स्ट वी कम एज द सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द कोर्ट एंड हियर द फाइनल डिसीजन वाज गिवन बाय द जजेस। और यहाँ पर जो भी जजेस होते हैं, ज्यादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा पर यहाँ पर जजेस होते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट, एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट एक ही कोर्ट है जो पूरे इंडिया में एक ही कोर्ट है, जो वो सिचुएटेड कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज डिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर जज जो भी फाइनल डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा ही जजेस लिया जाता है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग बाय ऑल द अदर कोर्ट्स इन इंडिया। तो जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है दैट इज द फाइनल डिसीजन एंड ऑल द अदर कोर्ट्स आर बाइंडिंग टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहेगा वो डिसीजन लास्ट डिसीजन रहेगा। ओनली इन द केस ऑफ हैंड टू, मतलब डेथ के लिए अगर होता तो उसमें अगर प्रेसिडेंट से क्लेम कर सकते हैं एज ए सम अदर, सम उसके लिए अलग बेनिफिट होता है कि हाँ वो अगर प्रेसिडेंट उसको सजा माफ कर देते फांसी की, देन इन दैट केस ओनली द सुप्रीम कोर्ट की फैसला को सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकता और कोई नहीं। तो यहाँ पर ये 3 जजेस है, तो ये हमारे सुप्रीम को यहाँ बोला जाए कि सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो कभी कभी होता है कि सब कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिससे लोअर कोर्ट से लोग सहमत नहीं हो सकते, तो वो अपना अपील हाई कोर्ट में ले जाते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में ना डिसीजन उनसे सहमत है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके लिए एक इंडिया ने एक एपीलेट सिस्टम स्टार्ट किया। तो एपीलेट सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट वी नो व्हाट इज द एपीलेट सिस्टम। तो एपीलेट सिस्टम दिस मीन्स that a person can appeal to high court or supreme court
if they believe that the judgment passed by the lower court or the high court is not just. अगर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट में लगे कि हाँ हमारा जो डिसीजन है, जो भी केस हमने फाइल किया है वो हमारे फेवर में नहीं है, then that person can appeal to the high court or a supreme court. वो दूसरे कोर्ट में अपील कर सकता है कि नहीं हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस से सहमत नहीं है, हम अपने केस को वहाँ पर नेक्स्ट हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, और अगर हाई कोर्ट से भी डिसीजन नहीं इससे सहमत है देन ही कैन आल्सो अपील फॉर द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट का फिर जो लास्ट का फाइनल डिसीजन होगा दैट इज द फाइनल डिसीजन, देन इट हैज टू बी फॉलो. सुप्रीम के कोर्ट के बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते, उसके बाद आपको जो भी सजा जो भी मिलेगा वो आपको फॉलो करना पड़ता है. तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बोला गया द टॉप मोस्ट लेवल और वो एक ही है. ठीक है, तो देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन दिस कोर्ट. इंटरैक्ट मतलब इसमें इंटर कॉन्टैक्ट है तीनों के कोर्ट में. मतलब ये तीनों कोर्ट ऐसा नहीं कि बना दिया, ये तीनों में एक इंटर कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो केस नहीं हो पा रहा वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से जो डिसीजन नहीं हो पा रहा अगर तो कोई जजेस फाइनल डिसीजन नहीं लिया दे कैन अपील फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही केस में होता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को माना. अगर किसी को फांसी की सजा है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट से अपील कर सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही उस सजा को माफ कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हो वो सिर्फ फाइनल डिसीजन माना जाता है. तो जो भी डिस्प्यूट हो ये हमारे तीनों जजेस कोर्ट में होते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो भी सेटलमेंट और डिस्प्यूट होता है सिटीजन के बीच, गवर्नमेंट के बीच, ये इन तीनों कोर्ट में होता है. तो जिसका जो फेवर है, अगर सपोज कोई इसके डिसीजन कोई फेवर में नहीं है तो वो दूसरे कोर्ट में अपील करता है. दैट इज वन. तो आपके बुक में इसके बारे में एक स्टोरी लिखा है, आप उस स्टोरी को जरूर पढ़िएगा कि कैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में केस जाता है, हाई कोर्ट से जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाता है. हमने आज थोड़ा सा डिटेल में बताया, लेकिन आपको और अच्छे से पढ़ना है, बुक से थोड़ा रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उसका पूरी स्टोरी समझ में गया है कि कैसे एक केस के बारे में बताया गया था कि कैसे उसने पहले लोअर जज में लोअर लेवल कोर्ट में केस फाइल किया था, उसमें उसको फेवर में मिल गया था, लेकिन उसके जो बिलोंग से अदर पीपल से उसको फेवर नहीं हुआ था, तो वो फिर से हाई कोर्ट में अपील किया था. हाई कोर्ट में भी उसको उनके डिसीजन से जजेस के फेवर में नहीं, तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका फेवर किया था. तो यू मस्ट रीड दैट बुक टू नो द स्टोरी अबाउट हाउ द कोर्ट वॉज अपीलेट फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो आप लोग इसकी बुक जरूर पढ़िएगा. तो ये हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा कोर्ट का स्ट्रक्चर है इंडिया का, कि ये किस तरह से हम लोग अपने जो भी इश्यूज से होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, किस तरह से डिफरेंट जजेस में कोर्ट्स में हम लोग अपना मैटर्स को, डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करते हैं, और उसका जो भी ये रहता है हम लोग डिसीजन जज द्वारा दिया है तो उसको मानना पड़ता है. क्लियर? So students, come to the next topic, that is the what are the different branches of the legal system. Different branches of legal system मतलब हमारे जो कोर्ट्स से कौन कौन से ब्रांच है, मतलब कितने ब्रांचेस है. So there are two branches of legal system, that is the criminal law and the civil law. So first we know what is the basic difference between the criminal law and the civil law. क्रिमिनल लॉ क्या है और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है, कि कौन से केसेस को हम लोग क्रिमिनल लॉ कहते हैं और कौन से केसेस को हम लोग सिविल लॉ कहते हैं. सभी केस को हम लोग क्रिमिनल लॉ नहीं कर सकते. देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल केसेस. सो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल केसेस. तो क्रिमिनल लॉ किसको कहते हैं? क्रिमिनल लॉ डील्स विद द कंडक्ट ऑफ एक्ट दैट द लॉ डिफाइन एज ऑफेंस. एग्जांपल थेफ्ट, हैरेसिंग ऑफ वुमेन टू ब्रिंग डाउरी और मर्डर. तो क्रिमिनल लॉ उससे रिलेट करता है जो हमारे एक्ट के और लॉ के ऑफेंस करता है, मतलब लॉ को वायलेट करता है, मतलब जो लॉ के खिलाफ रहता है, जो लॉ में हम लोग लिखा गया है उसके विपरीत वो वर्क कर रहा है, उसको हम लोग क्रिमिनल लॉ कहते हैं. जैसे थेफ्ट, हैरेसिंग ऑफ वुमेन, मतलब डॉरी सिस्टम में जो भी ये है हमारे क्रिमिनल लॉ में किसी को परेशान करना, वो भी होता है लॉ को वायलेट करना. और मर्डर, दे आर द कम अंडर द क्रिमिनल, दे आर द मतलब क्राइम करना. कुछ क्राइम किसको कहते हैं? क्राइम मतलब जिस लॉ को हम लोग जो लॉ को हम लोग तोड़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्राइम. मतलब लॉ को तोड़ना आज हम लोग क्रिमिनल लॉ में आता है. तो जो भी डील्स होता है, जो कंडक्ट एक्ट द लॉ डिफाइन एज ऑफेंस, दैट इज थेफ्ट, हैरेसिंग द वुमेन,
वो हमारे क्रिमिनल लॉ में आता है। सिविल लॉ में क्या आता है? डील्स विथ एनी हार्म और इंजरिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज द डिस्प्यूट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल ऑफ लैंड, परचेस ऑफ गुड्स, रेंट मैटर एंड अ डाइवोर्स केस। मतलब किसी को हार्म और इंजरी पहुंचाना, मतलब ऐसे नहीं है कि किसी को जो ये हमारे इसमें नहीं है कि आप किसी को हार्म करते, ये लॉ नहीं है, लॉ नहीं बना, लॉ द्वारा एक्ट द्वारा नहीं पास किया है। तो क्रिमिनल लॉ में जो हमारे एक्ट द्वारा पास किया गया उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, वो हमारा क्रिमिनल केस में आ रहा है। सिविल केस में मतलब किसी को ऐसे लड़ाई झगड़ा, किसी से फाइट हो गया, या कोई किसी का रेंट नहीं दे रहा है, या कोई डाइवोर्स केस है, वो हमारे सिविल लॉ में आते हैं। तो सिविल लॉ में क्या आता है? डील्स विथ एनी हार्म और इंजरिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के साथ लड़ाई झगड़ा और किसी की बात चीज लेके बहस होते होते बहुत ज्यादा बात हो गया, या कोई लैंडलॉर्ड कोई टेनेंट को रेंट नहीं दे रहा है, कोई टेनेंट रेंट नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड को, वो या किसी का डाइवोर्स मैटर है तो वो भी हो सकता है। तो ये सब केसेस हमारे सिविल लॉ में आते हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ में जो हमें लॉ के ऑफेंस होता है उसको हम क्रिमिनल लॉ में करते हैं, और सिविल लॉ में हमारे जो किसी को हार्म और इंजरी पहुंचाते हैं उसको हम लोग सिविल लॉ में आते हैं। ठीक है, now next point, it is usually begin with the logging of FIR with the police who investigate the crime after which the case is filed in the court। तो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि कोई भी अगर कुछ केस है, कोई भी अगर कोई क्राइम किया है, उसको पहले हम लोग पुलिस में एज FIR कर रहे हैं। FIR मीन्स क्या? FIR द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट अगर कुछ भी अगर कोई किसी का थेफ्ट हो गया तो उसको पहले आ जाके पुलिस पे रिपोर्ट देना है कि मेरे घर में चोरी हो गया, मेरे घर या मेरे इंडस्ट्री से चोरी है, कुछ भी जो भी मेरी बाइक चोरी हो गई, उसको पहला रिपोर्ट वो पुलिस को देगा। पुलिस को FIR दर्ज करने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा तब उस क्राइम को, तब वो कोर्ट में ये केस फाइल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रिमिनल केस में होता है, लेकिन सिविल केस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमको पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखाना। डायरेक्ट पेटिशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट टू द कोर्ट, मतलब डायरेक्ट हम लोग एक पेटिशन द्वारा, मतलब फाइल द्वारा कोर्ट में हम लोग करते हैं बाय द एफेक्टिव पार्टी। मतलब सपोज किसी से बीच में लड़ाई हुआ तो वो डायरेक्ट कोर्ट में जाके एज ए पेटिशन, मतलब एज ए सबूत इस तरह पेश करता था कि हम लोग के बीच में ये लड़ाई हुआ, या कोई पेपर्स वर्क होगा जिससे हमको वर्क है, तो वो होता है हमारे सिविल लॉ में। मतलब डायरेक्ट एक पेटिशन, मतलब यहाँ पर कोई पुलिस का काम है तो डायरेक्ट कोर्ट में जाते हैं, वो केस का जो सेटल डिस्प्यूट डायरेक्ट वहाँ पर होता है। यहाँ पर पुलिस का कोई वर्क नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लॉयर और जज का वर्क होता है कि वो डायरेक्ट कोर्ट में जाके उस केस का सेटल डिस्प्यूट। लेकिन क्रिमिनल लॉ में पहले आपको FIR दर्ज कराना पड़े तभी आपका केस कोर्ट में फाइनल फाइल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप FIR नहीं दर्ज करते तो नो केस वाज फाइल्ड इन द कोर्ट। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। एंड थर्ड है, इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू द जेल एंड आल्सो फाइन। क्रिमिनल केस में अगर आप गिल्टी फाउंड पा रहे हो तो आपको जेल भी भेजा करता है, मतलब आपको जो सजा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ वो आपको दिया जाएगा, और आपको सम अमाउंट ऑफ फाइन भी पे करना पड़ता है। तो ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ में होता है, लेकिन सिविल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। सिविल कोड गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, वो सब एक स्पेसिफिक रिलीफ देते हैं। इसमें कोई आपको मतलब सेटलमेंट डिस्प्यूट करते हैं, मतलब इसमें आपको जेल उल जाने का नहीं। सपोज लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में लड़ाई हुआ तो वो टेनेंट उनका किराया ले जाए, तो वहाँ पर ये सेटलमेंट डिस्प्यूट हो रहा है कि आपको या तो आप इससे रूम को जगह को खाली कर दो या यू हैव टू पे दैट रेंट। मतलब वो एक स्पेसिफिक रिलीफ देते हैं कोर्ट द्वारा कि लैंडलॉर्ड को भी मिल जाए, अगर वो आप रेंट नहीं दे रहे हो देन यू हैव टू वैकेंट दैट प्लेस। ठीक है, तो ये होता है सिविल लॉ। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, यू हैव टू बी इफ यू विल गेट सॉरी इफ यू फाइंड गिल्टी यू विल गेट पनिश। अगर आप गिल्टी फाइंड करो तो आप पनिश पाओगे। लेकिन सिविल लॉ में ऐसा नहीं, एज म्यूचुअल सेटलमेंट होता है बिटवीन द बोथ द पार्टीज, कि अगर कुछ ऐसा नहीं तो आप ऐसा म्यूचुअल डिस्प्यूट म्यूचुअल सेटलमेंट के द्वारा उस केस को डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में अपना डिफरेंस आ गया। ये चीज होता है हमारा जो अलग अलग केसेस को फाइंड किया जाता है। हर चीज केस में क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं आता, कुछ केसेस सिविल लॉ के अंदर में आते हैं। ठीक है, so this is the difference between the criminal law and the civil law. So students, this is the last topic of this chapter. So क्या है, does everyone have access to court?
क्या सभी लोग कोर्ट जा सकते हैं? क्या सभी लोग कोर्ट में अपील कर सकते हैं? Yes, everyone will be able to go to the access to the court. सभी every citizen has a right to appeal against the court if there is a violation of law. अगर law पे violation हो रहा है, law violates हो रहा है, then every citizen has a right to appeal in the court to get a justice from the court. मतलब हर सिटीजन को ये हक है कि वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, डज एवरीवन एक्सेस टू कोर्ट, क्या सभी लोग कोर्ट जा सकते हैं, सभी लोग कोर्ट में अपील कर सकते हैं? यस, डज एवरीवन हैव द एक्सेस टू गो कोर्ट। ठीक है, इन अ प्रिंसिपल ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। मतलब हमारे जो प्रिंसिपल्स लिखा है कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस टू कोर्ट इन दिस कंट्री, मतलब इंडिया एज अ कंट्री में सभी लोग को मिला है, वेदर दे आर क्रिमिनल्स और कोई भी थेफ्ट हो, कोई भी हो, वेदर दे आर वुमेन मैन, कोई लेबर हो, रिच हो, पुअर हो, एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू एक्सेस द कोर्ट इन द कंट्री इंडिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज राइट टू जस्टिस टू द कोर्ट। मतलब इसका मतलब क्या है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू गेट अ जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, अगर किसी को भी लगता है कि वो हम अपने फंडामेंटल राइट जो हमको मिला है उसका लॉ का वायलेट हो रहा है, देन ही कैन अपील टू द कोर्ट टू गेट अ जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, तो हर ईच एंड एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू एक्सेस द कोर्ट टू गेट अ जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, यस एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट बिकॉज दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस टू द कोर्ट। मतलब हर सिटीजन का ये हक है कि उसको कोर्ट से जस्टिस मिले। ठीक है, तो नाउ ये क्या कोर्ट जाना, हम लोग बोल सकते हैं हाँ हर केस को हम लोग कोर्ट को अपील कर सकते हैं, किसी को भी कहीं भी, तो क्या इट वॉज इजी फॉर्म टू अपील ईच एंड एवरी केस इन द कोर्ट? तो हम लोग जो सोच रहे हैं, जो एज अ केस कर रहे हैं फाइल कर, इट इज नॉट अ इजी वर्क, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब इट्स अ लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू फाइल अ केस। मतलब किसी भी केस को फाइल करने में बहुत सा लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सा पैसा इन्वेस्ट होता है, लॉयर आपको अपॉइंट करना पड़ता है, फिर आपका एक प्रोसेस इसमें लॉट्स ऑफ टाइम होता है कि कोर्ट में जो भी आपको जस्टिस में, इससे बहुत सा कभी काम कोई तो ऐसा केसेस होता है कि आपको 10 साल लग जाएगा, आपको उसका जस्टिस नहीं मिलता है। इसलिए कोर्ट में जाने के लिए बहुत सा लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे केसेस है जो हमारा अभी तभी रिसॉल्व नहीं हुआ, वो अभी तक केस है एज अ कोर्ट में पड़ा है, तो इसमें एक बहुत सा लंबा प्रोसेस, लॉट्स ऑफ मनी भी इन्वेस्ट होता है, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द पुअर पीपल। जो पुअर पीपल जो डेली वेजेस पर डिपेंड है, जो उनका खुद का रिजनेबल लाइफ नहीं दे पा, तो क्या वो केसेस को फाइल करके कोर्ट में रखे क्या उनकी जस्टिस मिल सकता है? तो जो अपना डेली वेजेस के लिए 2 टाइम का वर्क का खाना नहीं उठा तो वो केसेस क्या लड़ेगा? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम इन्वेंट किया कि हर केसेस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल तो नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस, टेक्स अ लॉट टाइम। इन दैट प्रोसेस द सुप्रीम कोर्ट इन 1980 हैड इन्वेंट द मैकेनिज्म ऑफ पील। ठीक है, पील क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो ये लंबा प्रोसेस को देखते हुए कि हाँ इसे बहुत फॉर द पुअर पीपल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मैकेनिज्म स्टार्ट किया? पील, दैट इज द पब्लिक इंटर लिटिगेशन। ठीक है, ये होता है जो पिल का फुल फॉर्म है। इसका क्या, ये क्यों सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको बिना पैसा इन्वेस्ट किए, बिना लंबा प्रोसेस से आपको वो जस्टिस मिल सकता है। ठीक है, दैट इज पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका इन्वेंट किया था। ये क्या है? पील इज टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ जस्टिस, मतलब हम लोग जितना कम समय में जस्टिस हम लोग दे सके, कितना ज्यादा जस्टिस सबको दे सके। ठीक है, इट अलाउ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अपील इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से, कोई भी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एज अ पील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर किसी राइट से लगे कि वो राइट के वायलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो उसे एज अ पेपर वर्क में पील में एज अ सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। मतलब एज अ पेपर वर्क एज अ कोई भी एक नागरिक उसे एज अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एज अ फाइल कर सकता है कि ये केसेस है जो फंडामेंटल राइट्स के बियॉन्ड है। जैसे अभी चाइल्ड लेबर्स के लिए भी होता है, तो उसमें कोई भी कस्टमर जो हमारा तुम लोग ने रिसेंटली देखा था कि जो हमारे जो
प्राइमरी स्कूल्स में जो मिड डे मील का प्रोग्राम था उसमें भी बहुत सा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ था। तो वो सब केसेस ऐसे होते हैं जो अपील द्वारा होता है, जिससे हम लोग तुरंत जस्टिस मिल जाता है, तुरंत निर्णय उसका हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए देखा कि एज अ फाइल केस करने में बहुत सा लंबा प्रोसेस, बहुत पैसा लगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एज अ अपील किया, अपील इन्वेंट किया, जिससे हम लोग को एज अ रिसर्च तुरंत ही उसका जस्टिस मिल जाए। मतलब कोई भी आदमी जाके एज अ पेपर वर्क में एज अ फाइल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कर सकता है कि एज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर पर्सन हैज वायलेटेड द फंडामेंटल राइट, देन यू हैव टू गेट अ जस्टिस। ठीक है, तो ये अपील द्वारा ही है जिससे हम लोग जस्टिस को तुरंत मिल जाए, बट नंबर ऑफ जस्टिस कैन बी इंक्रीज। तो ये हमारे अपील द्वारा ही होता है, जिससे हम लोग को अगर कोई भी राइट्स वायलेट हो रहा है तो हमको जस्टिस उसका मिलता है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी आर कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। So before we ending this chapter, first I am telling something that you must read the book thoroughly. ठीक है, आप लोग बुक बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप लोग को अच्छे से पूरे डिटेल्स से समझ में आए। हमने तो इसमें से मेन पॉइंट्स बोर्ड में लिखे हैं, लेकिन आप लोग बुक से पढ़ोगे तो इसमें आप लोग पूरे चीज की आपको जुडिशरी सिस्टम के बारे में और भी अच्छे से डिटेल में पता चला। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके क्लास प्रति, आप हमसे आज डाउट सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।